हाय गाइस, वेलकम टू एडुगिरी। आज हम डिस्कस करेंगे 13 मार्च का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए तो 6 PM पे हम हर रोज द हिंदू का एनालिसिस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हरियाणा के अंदर जो सीएम है वो चेंज हो गए हैं। नायब सिंह सैनी जो है वो अब हरियाणा के चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। पहले मनोहर लाल खट्टर थे, अब कौन है? अब चीफ मिनिस्टर है नायब सिंह सैनी। तो ये लिखेंगे हम चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा नायब सिंह सैनी। ठीक है, नायब सिंह सैनी। ठीक है, अब इसमें से जो बाकी सारी डिटेल्स हैं वो हमारे लिए इररेलेवेंट है। हमें बस ये पता होना चाहिए कि न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा कौन है। उसके बाद द तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर स्टेटमेंट दैट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट विल नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इन स्टेट विल हैव नो इम्पैक्ट ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेजिस्लेशन। अब यहाँ पे तमिलनाडु ने बोल दिया कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के रूल्स आ गए हैं, जिससे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो है वो एप्लीकेशन उसकी हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि हम अप्लाई नहीं करेंगे। बट न्यूज़ में क्या है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिटीजनशिप वो जो है वो यूनियन गवर्नमेंट, डोमेन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट है। यूनियन गवर्नमेंट इस पे लॉज लेकर आती है, तो स्टेट कुछ नहीं कर सकती है। एंड मोर ओवर, जैसे हमने कल लिखा था कि पोस्टल डिपार्टमेंट और सेंसस ऑफिसर्स जो हैं फंक्शन अंडर द सेंटर, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग बैकग्राउंड एंड सिक्योरिटी चेक्स जो है वो इनके पास पावर है। और ऑनलाइन जो है वो फाइल किया जाएगा कि सिटीजनशिप के लिए। एंड स्टेट गवर्नमेंट की इसके अंदर कोई से नहीं है, तो जो भी कर रही है यूनियन गवर्नमेंट, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। द फाइनल डिसीजन ऑन एप्लीकेशन विल बी टेकन बाय द एम्पावर्ड कमिटी हेडेड बाय डायरेक्टर सेंसस ऑपरेशंस इन ईच स्टेट। अब यहाँ पर ये हमने कल लिखा था कि डायरेक्टर सेंसर ऑपरेशंस जो है वो हेड करेंगे कमिटी को, बट यहाँ पर हमें एक और पॉइंट ऐड करना है, वो लिखेंगे फाइनल डिसीजन ऑन एप्लीकेशंस will be taken by the empowered committee headed by Director Census Operations in each state। ठीक है ना? तो मतलब कौन होगा एम्पावर्ड कमिटी कौन हेड कर रहा है, जिसके पास फाइनल डिसीजन टेकिंग पावर दी गई है? डायरेक्टर सेंसस ऑपरेशंस इन ईच स्टेट। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस कैन बी अ क्वेश्चन। ठीक है ना? अब ये जो एम्पावर्ड कमिटी है इसके अंदर और कौन कौन होंगे, मैंने बात करी थी कि अगर कल भी ये न्यूज में आया एम्पावर्ड कमिटी की बात हुई तो हमें नोट करना पड़ेगा। विच विल इंक्लूड ऑफिसर्स फ्रॉम इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिशियल्स होंगे इसमें, पोस्ट मास्टर जनरल, स्टेट और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ऑफिशियल, एंड अ रिप्रेजेंटेटिव ईच फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ होम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, एंड डिविजनल रेलवे मैनेजर विल बी द इनवाइटीज। ठीक है, अब इसके अंदर ये हम थोड़ा ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेते हैं एम्पावर्ड कमिटी में कौन कौन होंगे। तो लिखेंगे एम्पावर्ड कमिटी विल इंक्लूड नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ऑफिशियल, representative each from Department of Home Affairs, Department of Home of the state government, and Divisional Railway Manager will be the invitees। तो देखो यहाँ पर ये मेन मेंबर हो गया एक तो, ठीक है ना, ये इनवाइटीज है, मैनेजर विल बी द इनवाइटीज। ठीक है ना, तो ये लोग जो हैं दीज आर द मेंबर्स इनवाइटीज, एंड ये जो है मेन पावर इनके हाथ में ले करते हैं, द हेड। ठीक है जी। नाउ द डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी विच विल बी प्राइमरी बॉडी टू सिफ्ट एप्लीकेशंस विल बी हेडेड बाय सुपरिटेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड विल हैव एन ऑफिशियल नॉट बिलो द रैंक ऑफ 9th तहसीलदार और इक्विवेलेंट फ्रॉम द, ये भी नोट करेंगे हम नेक्स्ट पेज के अंदर, नोट करेंगे हम ये डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी का। हमने कल भी लिखा था जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी विच विल बी
committee, which will be the primary body to sift the applications. और ये हेड कौन करेगा? Headed by Superintendent, Department of Post, and will have an official not below the rank of Naib Tahsildar or equivalent from the office of District Collector representing the state government only as an invitee. तो ये इनवाइटी ही है, एज एन इनवाइटी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मेन पर्सन है, ये हेड जो है वो मेन है, बाकी इनवाइटी है, हेडेड बाय सुपरिटेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। और यहाँ पे नायब तहसीलदार से नीचे का नहीं होगा, जो भी इनवाइटी होगा, जो ठीक है, जो स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी की बात हो रही है, ये स्टेट लेवल कमेटी की बात हो रही है, एम्पावर्ड कमेटी जिसको बोल रहे हैं, जो हर स्टेट में बनाई जाएगी, ठीक है ना। और इसको हेड कौन करेंगे? डायरेक्टर सेंसस ऑपरेशंस। हेड्स को याद करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Besides submitting the documents online, which includes those, हमने ये पढ़ा था कल भी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जो लोग आए हुए हैं, इनको वहाँ के भी डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे कुछ, ठीक है। An explainer on CAA rules notified on Monday states that after the online form has been scrutinized मतलब उसको चेक कर लिया है कि सब कुछ पूरा है, जो रिक्वायर्ड है वो है या नहीं है, the applicant will be intimated through email or SMS, sorry for the burp, the date and time on which the applicant would be expected to visit the DLC, district level committee, in person along with originals of all the documents attached with the application for verification. तो original documents भी चेक किए जाएंगे, उसके लिए एसएमएस और ईमेल भेज दी जाएगी, ठीक है। ये हमें पढ़ना ही है, हमें इसको नोट नहीं करना है। इफ द डॉक्यूमेंट्स एंड आर फाउंड इन ऑर्डर, द डेजिग्नेटेड ऑफिसर विल एडमिनिस्टर ओथ ऑफ एलिजेंस टू द एप्लीकेंट एंड द डिजिटल कॉपीज विल बी फॉरवर्ड टू द एम्पावर्ड कमिटी। तो यहाँ पर सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कमिटी जो है वो डॉक्यूमेंट्स चेक करेगी, फिर उसके बाद वो बुला करके बंदे के ओरिजिनल्स भी चेक करेगी, और जब ये हो जाता है तब फिर मामला जाएगा एम्पावर्ड कमिटी के पास, फिर एम्पावर्ड कमिटी जो है वो फाइनल डिसीजन लेगी। तो ये हम नोट कर लेते हैं, यहाँ पे माइंड मैप बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल एप्लीकेशंस विल बी सबमिटेड, आर टू बी सबमिटेड लिख लो, आर टू बी सबमिटेड ऑनलाइन। जो एप्लीकेशंस हैं वो आपके कैसे सबमिट होंगे? ऑनलाइन सबमिट होंगे, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑनलाइन सबमिट होंगे, एंड फिर उसके बाद वो किसके पास जाएंगे? वो जाएंगे डिस्ट्रिक्ट कमिटी के पास। डिस्ट्रिक्ट कमिटी विल चेक द डॉक्यूमेंट्स, कमिटी विल चेक द डॉक्यूमेंट्स, और क्या करेगी? इनवाइट द पर्सन, इनवाइट द पर्सन विद ओरिजिनल्स। इन पर्सन ओरिजिनल्स चेक करे जाएंगे, ओरिजिनल्स और डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल्स ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो चेक करे जाएंगे, और फिर जो होगा, ठीक है, डेजिग्नेटेड ऑफिसर विल एडमिनिस्टर ओथ ऑफ एलिजेंस टू द एप्लीकेंट and the digital copies will be forwarded. Digital copies, if everything documents are found in order, लिखोगे if documents found in order will be forwarded to empowered committee. empowered committee कौन सी है? तो empowered committee कौन सी है? empowered committee है बेटा जी आपकी स्टेट की कमिटी, स्टेट लेवल कमिटी। जो स्टेट लेवल कमिटी है वो फिर इसके पास विच विल टेक द फाइनल डिसीजन, ठीक है। ऐसे जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव होगी सिटीजनशिप की, ठीक है। द MHA ऑन मंडे नोटिफाइड द सिटीजनशिप अमेंडमेंट rules 2024 that will enable the implementation of CAA passed by the Parliament 4 years ago. The legislation facilitates citizenship to undocumented people belonging to Hindu
Sikh, Buddhist, Parsi, Christian and Jain communities from Pakistan, Bangladesh and Afghanistan who entered India on or before 31st December 2014। अब ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यार, इसमें से क्वेश्चन तो आएगा सीए में से, ठीक है ना। तो ये वाला जो हमने अभी पढ़ा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखेंगे। ये तो हमने कल भी लिखा था पर दोबारा से लिख लेते हैं। द लेजिस्लेशन फैसिलिटेट्स, चलो ये दोबारा नहीं लिखेंगे, हम ये लिखेंगे। तो बेसिकली अब यहाँ पर जो लोग इंडिया एंटर करे हैं, जो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, क्रिश्चियन, जैन हैं और वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हैं एंड दे हैव एंटर्ड इंडिया ऑन और बिफोर December 31st 2014। ये जो डेट है 31st December 2014, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि या तो इसी डेट पे या इससे पहले जो एंटर किए रहे हैं उनका फास्ट ट्रैक होगा द प्रोसेस बाय रिड्यूसिंग द एलिजिबिलिटी टू 5 years कॉन्टिन्यूअस स्टे। अगर 5 साल से कॉन्टिन्यूअस वो स्टे कर रहे हैं तो उनको सिटीजनशिप दे दी जाएगी अगर और भी क्राइटेरिया वो फुलफिल करते हैं। तो लिखेंगे द लेजिस्लेशन फैसिलिटेट्स citizenship to undocumented people belonging to Hindu, Sikh, Buddhist, Parsi, Christian and Jain community। अब या तो ये इस कम्युनिटी से होने चाहिए फ्रॉम, दे कैन बी फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश and Afghanistan entered India on or before 31st December 2014। This is a very very important date, 31st December 2014, on 31st December या before 31st December। तब उनका क्या होगा, फास्ट tracks the ये जो लॉ है, फास्ट ट्रैक्स द प्रोसेस by reducing the eligibility to 5 years continuous stay। ठीक है ना। तो 5 years continuous stay वाले एलिजिबल हो जाएंगे अगर वो इनमें से किसी रिलीजन के हैं और इन कंट्रीज में से आए हैं। तो SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बोला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इलेक्टोरल बॉन्ड सबमिट करने हैं किसको, इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन जो है उनको पब्लिश करेगा। ठीक है ना। कौन से डाटा प्रोवाइड करना था, परचेज्ड एंड इन कैश सिंस 12 April 2019। तो ये भी लिख लेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया submitted election commission details of electoral bonds purchased and encashed since 12th April 2019। ठीक है ना। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का कल हमने डिस्कस किया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो स्कीम है वो क्या डिक्लेयर कर दी गई है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इसको याद है, वही है जो कि कोई भी इंडिविजुअल कंपनी जो है एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को स्टेट बैंक से इशू करवा कर ये दे सकते थे और अनोनिमस रहता था इन्फॉर्मेशन, मतलब सीक्रेट रहता था कि किसने किसको दिया नहीं पता चलता है, बट अब पता चलेगा क्योंकि 12 April 2019 से जो डाटा है वो अवेलेबल होगा पब्लिक में। Chief Minister M.K. Stalin on Tuesday said that the Citizenship Act, the rules for which were notified by Union Home Ministry on Monday, would not be implemented in Tamil Nadu। तो यहाँ पर तमिलनाडु CM says CAA won't be implemented in तमिलनाडु। ठीक है ना। अब हमने इसका पिछला पढ़ लिया है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है लागू हो ना हो, क्योंकि स्टेट के कंट्रोल में तो कुछ भी नहीं है। किसकी कंट्रोल में सब कुछ, सेंट्रल गवर्नमेंट की कंट्रोल में है।
ठीक है ना। अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, एक 7 जज बेंच की जजमेंट आने वाली है, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह। इसके अंदर क्या होगा, देखिए अभी क्या होता है, शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्वेशन है, शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन है, ओबीसी के लिए रिजर्वेशन है। अब क्वेश्चन ये उठा, क्या अगर मान लो 20% रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट को दी हुई है, क्या ऐसा कर सकते हैं कि विद इन दिस 20%, याद रखना शेड्यूल कास्ट की जो 20% रिजर्वेशन है, क्या इसके अंदर ये कर सकते हैं कि 10% एक पर्टिकुलर शेड्यूल कास्ट की जो क्लास है उसको अवेलेबल होगा और बाकी 10% बाकियों को अवेलेबल होगा। क्या विद इन रिजर्वेशन वो होती है सब क्लासिफिकेशन जिसको कहते हैं, वो हो सकती है? तो पंजाब ने ये सब क्लासिफिकेशन करी थी। कैसे करी थी? 50% of vacancies would be offered to Balmikis and Mazhabi Sikhs. The other half would be open to all the remaining groups within the SC category. In July 2006, the Punjab and Haryana High Court struck down its notification following a judgment of the Supreme Court in EV Chinaiya versus State of Andhra Pradesh. अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि क्या सब क्लासिफिकेशन अलाउ कर सकते हैं या नहीं, और इसी के ऊपर जो है और सब क्लासिफिकेशन अगर पॉसिबल है भी है तो कौन कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है या फिर प्रेसिडेंट के पास पावर है? ये क्वेश्चन का आंसर भी सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्द कौन सी जजमेंट में देने वाली है, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ही पढ़ा रही हूं मैं कि बाय चांस अगर क्वेश्चन आगे जाके आ भी जाता है, आपको याद हो कि हाँ ये वाली जजमेंट थी अराउंड, अभी नोट नहीं करेंगे जब तक जजमेंट नहीं आती है। पोर्टुगल में इलेक्शंस हुए और राइट विंग जो है वो इलेक्शंस उनको ज़्यादा वोट पड़ी। अब यार पॉलिटिकल थिंकिंग में ना दो थॉट्स हैं, पॉलिटिकल अगर हम करें तो दो विंग्स हैं, ठीक है, एक तो है राइट विंग और एक है लेफ्ट विंग। नाउ व्हाट इज राइट विंग? अगर मैं इसको बहुत ही सिंपल इजी लैंग्वेज में बोलूँ तो राइट विंग इज जो अपने कंट्री के लोगों के बारे में सोचे, ठीक है ना, या फिर कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में सोचे, ठीक है ना, कि हाँ मतलब ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑन टू द कॉन्ट्ररी लेफ्ट विंग वाले कौन सी सोच वाले होते हैं, जो कहते हैं कि ह्यूमैनिटी, सबका भला, ह्यूमंस का भला, ये मतलब एवरीवन इज इक्वल, इक्वालिटी के बारे में सोचेंगे। वो किसी क्लास की तरफ झुकेंगे नहीं, वो किसी कंट्री अपने मतलब अब यहाँ पे क्या है, पोर्टुगल के लोगों ने उस पॉलिटिकल पार्टी को ज्यादा वोट दिए हैं जो कह रही है कि हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट मेजर्स जिसके अंदर इमिग्रेशन, क्लैम्प डाउन इमिग्रेशन। इमिग्रेशन क्या होती है कि बाहर से लोग जो आ रहे हैं उनके ऊपर चेक रखेंगे, ठीक है ना। तो इमिग्रेशन मतलब वो कह रहे हैं कि हमारे कंट्री के लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन कि हम किसी और कंट्री के लोगों को अपनी कंट्री में आने दें। लेफ्ट विंग वाले क्या कहते हैं कि ह्यूमैनिटी ज्यादा जरूरी है, इक्वालिटी ज्यादा जरूरी है, अगर किसी ह्यूमन के साथ कहीं गलत हो रहा है तो वो रोका जाना चाहिए, अगर कोई ह्यूमन हमारी कंट्री में आना चाहता है उसको आने देना चाहिए। तो ये है राइट विंग और लेफ्ट विंग की थ्योरी। अब पोर्टुगल में क्या हुआ है कि राइट विंग को वोट्स पड़े हैं, जो कि बहुत ही अलग किस्म की चीज है। नहीं तो हमेशा डेमोक्रेटिक पार्टी या सोशलिस्ट पार्टी जो है वहां पर वो ज्यादा वोट्स लेती थी। इस बार जो फार राइट है, चेगा पार्टी जो है, उसको मिल रहे हैं, ठीक है, विच रैन अ कैंपेन प्रॉमिसिंग टू क्लीन अप पोर्टुगल, क्लैम्प डाउन ऑन इमिग्रेशन एंड इम्प्लीमेंट मेजर्स सच एज केमिकल कास्ट्रेशन फॉर सम सेक्स ऑफेंडर्स। ठीक है, तो ये मतलब ये सब कुछ जो है वो कह रहे हैं कि हम करेंगे। ठीक है, अब पोर्टुगल का ये हमको नोट नहीं करना है, जब वो इलेक्ट हो जाएंगे तब हम करेंगे। ठीक है, अभी नोट नहीं करना है, ये सिर्फ पढ़ने वाला काम है अभी। हाउ इज न्यूक्लियर वेस्ट जनरेटेड? देखिए न्यूक्लियर वेस्ट, जो न्यूक्लियर प्लांट्स लगते हैं उनका न्यूक्लियर वेस्ट भी होता है। तो जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट इज द फ्यूल इटसेल्फ। The spent fuel contains all the radioactive fission products that are produced when each nucleus breaks apart to produce energy as well as those radioactive elements. तो अब जो न्यूक्लियर जो फ्यूल यूज होता है वो इटसेल्फ ही जो है मेजर सोर्स ऑफ वेस्ट है। ठीक है, और उसको क्या किया जाता है, कैसे उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, कैसे उसको संभाला जाता है। हैंडलिंग द स्पेंट फ्यूल इज मेन चैलेंज। इट इज हॉट एंड रेडियो एक्टिव। ये हॉट और रेडियो एक्टिव होता है, तो बहुत 1 साल के लिए तो इसको वंस इट हैज, इसको पानी अंडर वाटर रखा जाता है। ये जो मटेरियल है हॉट और रेडियो एक्टिव होता है, और जब ये कूल डाउन हो जाता है ना, इट कैन बी ट्रांसफर्ड टू ड्राई कास्क फॉर लॉन्गर स्टोरेजेस। ऑल कंट्रीज विल लॉन्ग स्टैंडिंग न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम एक्यूमुलेटेड स्पेंट फ्यूल। तो उनके पास बहुत सारा स्पेंट फ्यूल है। तो ये क्या करते हैं फिर ये थोड़े सालों बाद क्या करते हैं, ये जो स्पेंट फ्यूल होता है इसको डिफरेंट तरीकों से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बहुत ईयर्स लगते हैं। ठीक है ना। अब जो जापान है, जो फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट का पानी है जहाँ पर अर्थक्वेक की वजह से बहुत चीज़ें हेवे हो गई थी, उसको पैसिफिक ओशन में डाल रहा है। तो ये हमें पता होना चाहिए, जापान जो है
करंटली डिस्चार्जिंग, ये लिखेंगे अलग से पॉइंट, करंटली डिस्चार्जिंग आफ्टर ट्रीटमेंट वाटर फ्रॉम फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट into the पैसिफिक ओशन। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे न्यूक्लियर, जापान जो है किसका, फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट का जो है पानी कहाँ पर रिलीज कर रहा है, पैसिफिक ओशन के अंदर रिलीज कर रहा है। ठीक है। इंडिया के अंदर इंटरनेशनल सीजन, इंडिया हैज रीप्रोसेसिंग प्लांट्स इन ट्रॉम्बे, तारापुर, कालापाकम, द ट्रॉम्बे फैसिलिटी। तो इंडिया के पास रीप्रोसेसिंग प्लांट्स कहाँ कहाँ पर है, न्यूक्लियर फैसिलिटीज में। इंडिया हैज reprocessing plants in Trombay, Tarapur and Kalpakkam। ठीक है ना। यहाँ पर जो है इनके क्या है, रीप्रोसेसिंग प्लांट्स है, मतलब जो वेस्ट न्यूक्लियर वेस्ट है उसको ये वो कर पाते हैं। ठीक है। बस हमें यही पता होना चाहिए, इतनी डिटेल में हमको नहीं पता होना चाहिए, जो पता होना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। अब क्या सीए जो है, जो प्रेजेंट मुस्लिम्स है उनको इफेक्ट करेगा, इसके ऊपर आर्टिकल है, पढ़ते हैं। सीए वोंट इम्पैक्ट सिटीजन्स ऑफ इंडियन मुस्लिम, जो इंडियन सिटीजन है मुस्लिम उनको नहीं इफेक्ट करेगा, ऐसा बोला जा रहा है। ऑन द सीए's impact on Muslims living in India, the ministry said Indian Muslims need not worry as the CAA has not made any provision to impact their citizenship and has nothing to do with the present 18 crore Indian Muslims who have equal rights like their Hindu counterparts। वो कह रहे हैं कि जिनके पास सिटीजनशिप है उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है। No Indian citizen will be asked to produce any document to prove his or her citizenship. The centre has told Parliament that till now the government has not taken any decision to prepare NRC on national level. एनआरसी क्या है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, जिसके अंदर जो भी यूजुअल रेजिडेंट्स ऑफ कंट्री हैं उनके नाम जाएंगे। ठीक है ना। तो एनआरसी अपडेट होगा, बट वो कह रहे हैं कि इसको लिंक नहीं किया जाएगा सीए के साथ, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है ना। द मिनिस्ट्री स्टेटेड दैट ऑन ट्यूजडे दैट सीए रिड्यूस द क्वालिफिकेशन पीरियड फॉर एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप फ्रॉम 11 ईयर्स टू 5 ईयर्स। तो जहां पर ये क्या कर रहा है, सीए क्या करेगा, ये लिखना बहुत जरूरी है। सीए रिड्यूस्ड द qualification period the qualification period for acquiring Indian citizenship from 11 years to 5 years for the beneficiaries persecuted on religious grounds in बांग्लादेश, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। ठीक है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि क्यों लेकर आए हैं सीए, कि जो 11 इयर्स की रेजिडेंसी शो करनी होती थी इंडिया में, अब वो 5 इयर्स शो करनी होगी अगर वो रिलीजियस प्रोसिक्यूशन फेस कर रहे हैं, उनको खतरा है बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में। ठीक है। तो इसलिए उनको 5 इयर्स का पीरियड शो करना है कि हम 5 इयर्स से यहाँ पर हैं। तो ये रिड्यूस करने के लिए सीए लेकर आए। जो प्रेजेंट मुस्लिम्स हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं। ठीक है। उसके बाद इंडिया वॉज द टॉप आर्म्स इम्पोर्टर इन 2019-2023। इंडिया वॉज द टॉप आर्म्स इम्पोर्टर इन द वर्ल्ड इन द पीरियड 2019-23। ये लिखेंगे, इंडिया वॉज टॉप आर्म्स इम्पोर्टर in the world in the period 2019-23। ठीक है ना। अब ये किसने बोला है, अकॉर्डिंग टू स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल Peace Research Institute, that is सिप्री। ठीक है ना। अब सिप्री क्या है, ये है सिप्री ने क्या बोला, इंडिया
टॉप आर्म्स इम्पोर्टर है, मतलब टॉप जो है आर्म्स एंड एम्यूशन मंगवा रहा है दूसरी कंट्री से इस पीरियड के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद पाकिस्तान इज द 5th लार्जेस्ट आर्म इम्पोर्टर, ठीक है। पाकिस्तान इज द 5th, वैसे तो इसके पास पैसे नहीं है, 5th लार्जेस्ट आर्म्स इम्पोर्टर, और किससे मांग रहा है ये? चाइना से, ठीक है ना, इम्पोर्टर इन 2019-23, ठीक है। आर्म्स एक्सपोर्ट्स बाय द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सप्लायर, ठीक है। यूएस जो है लार्जेस्ट सप्लायर है, यूएसए क्या है? लार्जेस्ट सप्लायर। और फ्रांस क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट सप्लायर। फ्रांस जो है सेकेंड लार्जेस्ट सप्लायर, ठीक है जी। तो हमारे हम इम्पोर्टर हैं, अभी एक दिन आएगा जब हम भी देंगे, अभी दे भी रहे हैं लोगों को बट इतना ज़्यादा कंट्रीज़ को नहीं दे रहे हैं। एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं है हमारी, इम्पोर्ट ज़्यादा है, मतलब दूसरी कंट्रीज़ को दे नहीं रहे इतना ज़्यादा जितना कि मंगवा रहे हैं। गवर्नमेंट इशूज मार्केटिंग कोड फॉर फार्मास्यूटिकल फर्म्स। The Department of Pharmaceuticals issued a uniform civil code for pharmaceutical marketing practices 2024. ये लिखेंगे Department of Department of Department of Department of Pharmaceuticals issued uniform code for pharmaceuticals marketing practices। क्या है? UCPMP 2024। अब इसमें क्या है, क्या स्पेसिफाई किया है? नंबर 1 पॉइंट बनेगा स्पेसिफाइंग द रूल्स फॉर द यूज ऑफ द वर्ड्स सेफ एंड न्यू फॉर ड्रग्स। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर आप फार्मास्यूटिकल्स क्या होते हैं? मेडिसिन्स। फार्मास्यूटिकल क्या है? मेडिसिन्स, ठीक है ना, मेडिसिन्स। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप वर्ड्स यूज कर रहे हो सेफ, अगर आप वर्ड्स यूज कर रहे हो न्यू, तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो फॉलो करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या किया है? स्पेसिफाइंग द रूल्स फॉर द यूज ऑफ द वर्ड सेफ एंड न्यू फॉर ड्रग्स मेडिसिन, ठीक है। अगर कोई मेडिसिन पे सेफ लिखा हुआ है, न्यू लिखा हुआ है, तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो फॉलो करने पड़ेंगे। ऐसे नहीं हर डब्बे पे, हर शीशी पे, हर उस पे लिख दोगे, स्ट्रिप पे, ठीक है। ये बोला गया है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या है? उसके बाद ये बोला है कि stated that the medical representatives must not employ any inducement to gain an interview and that they must not pay under any guise for access to a healthcare professional। अब क्या होता है, ये बात अगर आपको नहीं पता, कि बहुत सारे डॉक्टर्स को गिफ्ट दिए जाते हैं कि अगर आप हमारी इतनी मेडिसिन बेच दोगे आपको हम यहाँ पे ट्रिप भेजेंगे, आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा। वो कहते हैं ये सब नहीं चलेगा, और ना ही आप मेडिकल प्रोफेशनल्स को असेस कर सकते हो, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को। engagement of pharmaceutical industry with healthcare professionals for continuing medical education should only be allowed through a well-defined, transparent, verifiable set of guidelines, and conduct of such events in foreign locations is prohibited by the यूनिफॉर्म कोड। अब यहाँ पर क्या है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो दवाई बेच रहे हैं उनका हेल्थ केयर प्रोफेशनल से जो लिंक है वो एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट मैनर में होना चाहिए, एक ऐसे मैनर में होना चाहिए कि वेरीफाई हो सके। ट्रांसपेरेंट मतलब सबको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, वेरीफाइबल कि पता हो उसमें क्या बात हो रही है, क्या हुआ क्या नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे इसको इंगेजमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री with healthcare professionals for continuing medical education should be allowed through a well-defined, transparent, and verifiable set of guidelines, ठीक है ना। Foreign events in foreign locations
आर प्रोहिबिटेड, ठीक है ना। ऐसे इवेंट्स फॉरेन लोकेशंस पे तो हो ही नहीं सकते, ये रूल्स कह रहे हैं। कंपनीज और देयर रिप्रेजेंटेटिव शुड नॉट पे कैश ऑन मॉनिटरी ग्रांट्स टू एनी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और देयर फैमिली मेंबर्स बोथ इमीडिएट एंड एक्सटेंडेड अंडर एनी प्रिटेक्स्ट। Gifting is prohibited by any pharmaceutical company or its agent, that its distributors to it, that is distributors, wholesalers, retailers or so on. तो यहाँ पर gifting is prohibited, gifting prohibited to medical प्रोफेशनल्स, मेडिकल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, मेडिकल प्रोफेशनल्स नहीं है टर्म यहाँ पे, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है। और एंड इवन टू होलसेलर्स, रिटेलर्स, इनको भी नहीं दे सकते कि हाँ तुम हमारी दवाई जो है वो करो, नहीं, ठीक है ना। होलसेलर्स, रिटेलर्स, उनको भी नहीं दे सकते, ठीक है ना। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। ये 3 रूल्स है। नो गिफ्टिंग, इवेंट में ट्रांसपेरेंट एंगेजमेंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और हेल्थ केयर का लिमिटेड हो गया है, ठीक है। न्यू और सेफ का टर्म यूज करना है तो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल यूनिफॉर्म कोड फॉर फार्मास्यूटिकल मेडिकल प्रैक्टिसेस, मार्केटिंग प्रैक्टिसेस लेकर आया है, ठीक है। इजी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतने बात कर लेते हैं हम हमारे वन शॉट मटेरियल की। तो वन शॉट अगर आपको मई 2023 से लेकर के, ठीक है, फरवरी 2024 तक आपका कोई भी मंथ है जिसकी न्यूज़ मिस हो रखी है, आपका कोई बैकलॉग है, आपको रिविजन करने में प्रॉब्लम आ रही है, देन यू कैन बाय दीज, ठीक है। यहाँ पर आपका 7 to 8 आवर्स में फुल मंथ जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। डिजी नोट्स आपको मिलेंगे साथ में, क्लास में लर्न और अंडरस्टैंड कर पाओगे, लेक्चर्स जो है मेरे उसके अंदर, और रिवाइज कर पाओगे आप फ्रॉम डिजी नोट्स। बहुत टाइम आपका बचता है इन वन शॉट्स में। एमसीक्यूज जैन फेब मार्च के डल चुके हैं, आप ये भी बाय कर सकते हैं। इसमें आपका सबसे बेस्ट पार्ट ये है 50 क्वेश्चंस होते हैं हर एक टेस्ट के अंदर, ठीक है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कवर होते हैं और एक्स्ट्रा सोर्सेज, द हिंदू में से तो क्वेश्चंस हैं ही हैं, पीआईबी में से भी क्वेश्चंस हैं, एंड प्लस जो आपकी इंपॉर्टेंट वेबसाइट रहते हो ऑल ओवर, वहाँ से भी हम ढूंढ करके आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करवा रहे हैं। यहाँ पर 3 अटेम्प्ट्स मिलते हैं क्विज टेस्ट फॉर्म में, एंड रेस्ट ये नहीं है कि 3 टेस्ट के बाद सब कुछ खत्म हो गया, आप कभी भी क्वेश्चन पे वापस जा सकते हो। ये सब कुछ loggery.in पर अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्लैट के मॉक टेस्ट है, MSCT 5 ईयर्स के हैं, 3 ईयर्स तो हो गया आज, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जामिया के लॉ के मॉक टेस्ट हैं, एंड ऑल्सो हमारे पास मॉक टेस्ट हैं पंजाब यूनिवर्सिटी 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स के, वो भी आप बाय कर सकते हैं। ये सब कुछ अवेलेबल है loggery.in पर। चलिए वापस चलते हैं। मोहम्मद इशाक डर बिकम्स पाकिस्तान न्यू फॉरेन मिनिस्टर। बहुत ही ईजी, पाकिस्तान न्यू फॉरेन मिनिस्ट्री, न्यू फॉरेन मिनिस्टर, न्यू फॉरेन मिनिस्टर कौन है? मोहम्मद इशाक डर, ठीक है ना। अब जिसका ब्रेकअप हो गया उसको इश्क से डर लगने लग गया, ठीक है ना। तो इश्क ये डाल देना यहाँ पर, ठीक है, आशिकी वाला, और डर, ठीक है ना। जिसका ब्रेकअप हो गया उसको इश्क से डर लगेगा, तो इश्क डर, ये कौन है? पाकिस्तान के न्यू फॉरेन मिनिस्टर। उसके बाद आगे चलेंगे। एलन मस्क ऑन मंडे सेड इट वुड मेक हिज ग्रॉक चैटबॉट। अब यहाँ पे यार सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो ग्रॉक चैटबॉट है वो किसका है? वो एलन मस्क का है, एलन मस्क का है, ठीक है ना। एलन मस्क का चैटबॉट है। एलन मस्क राइवल ऑफ, किसके अगेंस्ट खड़ा होगा ये? राइवल ऑफ चैट जीपीटी, ठीक है ना। चैट जीपीटी ऑफ ओपन एआई। अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, ओपन एआई जो कंपनी है, एक टाइम ऐसा था एलन मस्क यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ ओपन एआई, फिर इन्होंने छोड़ दिया इसको एंड ग्रोक चैटबॉट लेकर आए हैं। द मल्टी बिलियनर अनवेल्ड ग्रोक लेट लास्ट ईयर एज ही अटेम्प्ट्स टू कैच अप ओपन एआई विच ही हेल्प्ड क्रिएट इन 2015 अलॉन्ग विद इट्स सीईओ सैम अल्टमैन। अब यहाँ पे यही बात मैं आपको बता रही थी, ठीक है ना। एलन मस्क helped in creating OpenAI in 2015 along with CEO सैम अल्टमैन। अब उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया था, एलन मस्क लेफ्ट चैट जीपीटी, सॉरी ओपन एआई, ठीक है ना। अब वो अपना ग्रॉक चैटबॉट लेकर आ रहे हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ग्रॉक, ठीक है। तो ये था। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू कमेंट, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, एंड ऑल्सो कल ज़रूर आना 6 PM पे। एंड प्लीज़ अगर आप रेगुलरली सेशंस ले रहे हैं, MCQ ज़रूर बाय करके प्रैक्टिस करें, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन, बाय बाय, टेक केयर।